हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग रुक जाना नहीं स्कीम या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के लिए, तो उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है। आप इसको चेक करेंगे, आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आपको अपलोड करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको दो वीडियो आएंगे, एक ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लीट पार्टनरशिप ये दोनों चीजें मिलेंगी। मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक आपको यहां पर मिल जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिर इसके लिए जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें आपको कंपनी से लेके आगे का कंपनी में शेयर कैपिटल डिबेंचर और बाकी जो वीडियो होंगे वो आपको जो अभी चैप्टर्स होंगे सबके कैश फ्लो स्टेटमेंट तक के वहां मिल जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये 25 के 25 मार्क्स आप पक्के कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मुझे सवाल ये पूछा गया कि सर हम पहले थ्योरी करें कि पहले प्रैक्टिकल करें, तो आप पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लें उसके बाद ही प्रैक्टिकल पे जाएं, क्योंकि अगर आप पहले प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप पहले थ्योरी क्वेश्चन करें। थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 50 के आसपास क्वेश्चन है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप 90 प्लस से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो पहले थ्योरी कर लें उसके बाद प्रैक्टिकल करें। थ्योरी के साथ आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। दो पार्ट में रहेगा। और इसके साथ इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस स्टडीज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप ये वीडियोस जरूर देखें और बार बार देखें जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अगर आपके पास है ऐसी फैसिलिटी, तो आप इसको देखें जिससे कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाएं और आप क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकें। सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए गए हैं, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएं। सो लेट्स बिगिन विथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ में हम एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन वीडियो जो मैंने अकाउंट्स का अपलोड किया उस पर कमेंट किया और बोला सर प्लीज़ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दीजिए। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसमें आपको 3-4 वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है ना। पहले वीडियो में चैप्टर 1-2, उसके बाद दूसरे वीडियो में चैप्टर 3 और 4, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे 4-5 वीडियो होंगे इसमें 10-10, 15-15 मिनट के। तो आप इनको देखेंगे और इनमें से ही 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे अभी नए आए हैं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों यानी क्लासमेट के साथ, बाकी वैसे दोस्तों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है जो आपकी क्लास में है, ठीक है ना। उनको शेयर करें जिससे उनका भी एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है ना। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस अकाउंट का समरी यानी सारांश है। तो किसका समरी है, कैश बुक, ऑप्शन बी कैश बुक, ठीक है ना, यानी रोकड़ बही। हिंदी मीडियम बच्चे भी सुन ले, ठीक है ना, और उनको भी ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, गैर व्यवसायी संगठन का क्या उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना कि सोशल सर्विस। प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विसेज, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस एज एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन मिल गया एडवांस में तो वो क्या कहलाएगा, एडवांस में मिल गया तो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय एवं व्यय खाते में किस तरह के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के लिखे जाते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं लिखे जाते। तो ऑप्शन है। उसके बाद रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड बाई,
रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बनाता है? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? फर्म बनाता है, सोल ट्रेडर बनाता है, कंपनी बनाता है, या नॉन ट्रेडर? नॉन ट्रेडर फर्म यानी गैर व्यवसायी फर्म। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान क्या होगा? कैपिटल रेसिप्ट। डोनेशन दो तरह के होते हैं, आपको पता है। जनरल डोनेशन है, जनरल है अगर यानी तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और अगर स्पेसिफिक है तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल रेसिप्ट स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। किसकी समरी है? कैश बुक यानी रोकड़ बही की समरी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल वेलफेयर या फिर सर्विस देना सोसाइटी को, सोशल सर्विस। फिर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। देखो, जब इनकम एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो, ये इनकम कम है, छोटा एरो है, और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा? डेफिसिट। क्या होगा? डेफिसिट यानी घाटा। ठीक है, उसके बाद द ओनली आइटम्स इन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दो तरह के आइटम होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो यहाँ पर सिर्फ किन्हें लिखा जाता है? रेवेन्यू आइटम्स को। किनको लिखा जाता है? आगमगत मदों को लिखा जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स देयर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट बाई कैश मेथड यानी नगद विधि। और एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज नोन एज, एक्सेस ऑफ एसेट्स संपत्तियों का आधिक्य दायित्व के ऊपर कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। स्टेट विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा सत्य अथवा असत्य बताना है। ठीक है, तो नो एडजस्टमेंट आर मेड इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्त एवं भुगतान खाते में किसी तरह का समायोजन नहीं किया जाता, ट्रू है ये। प्रोफेशनल पीपल मेंटेन देयर अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ये भी ट्रू है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विथ एन ओपनिंग कैश बैलेंस, प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैश बैलेंस के साथ शुरू होता है, ट्रू है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख के आपको फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ ये पता चलेगा कैश और बैंक बैलेंस कितना है, तो ये क्या होगा? ये भी ट्रू है, नॉट इंडेक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है? नहीं, ये गलत है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, बल्कि क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। और रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है क्या? वास्तविक खाता है? हाँ, वास्तविक खाता है, कैश से रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैच द फॉलोइंग्स। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड क्या होता है बताओ? इंडोमेंट फंड क्या होता है? जिसमें आपको एक पैसा मिलता है और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं? उसकी जो इनकम है उसको खर्च कर सकते हैं, उस फंड को हाथ नहीं लगा सकते, तो इंडोमेंट फंड क्या होगा? कैपिटल रेसिप्ट। ठीक है ना, तो इसको मिलाएंगे थर्ड नंबर से। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? बनाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरे को मिलाएंगे पहले से। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन से व्यवहारों को रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है? तो कौन से लिखेंगे इसमें? कैपिटल रेसिप्ट्स को भी लिखा जाता है, तो इसमें आएगा कैश ट्रांजैक्शन फोर्थ। और रेवेन्यू आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गैर व्यवसायी संगठनों के लिए क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज, क्या बताता है ये? क्लोजिंग कैश बैलेंस यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस। ऑन विच सिस्टम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? कैश बेसिस पे यानी नगद आधार पे। वेयर द ओपनिंग कैपिटल इज रिटर्न, कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
बाई विच अकाउंट्स हेल्प द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन से अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है? रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका 3 नंबर पक्का। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स में, यहाँ से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो इन केस ऑफ, पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन में चलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप की दशा में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल, नन ऑफ दीज। पार्टनरशिप के केस में साझेदारों का दायित्व अनलिमिटेड होता है। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? इक्वल, बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन, कितने परसेंट से? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लोन कितने परसेंट से दिया जाता है? इंटरेस्ट पर, सॉरी, लोन पर इंटरेस्ट कितने परसेंट से दिया जाता है? 6% पर एनम, 6% एनुअली। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वॉलेंटरी होगा, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। गुडविल क्या है भैया? गुडविल टेंजिबल है, इंटेंजिबल, मूर्त संपत्ति है या अमूर्ति? अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति यानी दिखाई नहीं देता। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म बताएं। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना क्या है? फर्म का इनकम है, फर्म का इनकम है। वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ईयर लॉसेस, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जो घाटे होते हैं जिन सालों में, उनको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बताएं। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है? वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड कैन बी, पार्टनरशिप, साझेदारी में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं? देखो 50 हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि 100 हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बताया हुआ है? 50 पार्टनर्स। तो अभी कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर। लेकिन ये लिमिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कितना बढ़ा के कर सकती है? 100 कर सकती है। तो अभी हमारे हिसाब से कितने होंगे? 50 साझेदार। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा साझेदारी का एक विशेषता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये है, ये भी है। एजेंसी रिलेशनशिप, ये भी है। ऑटमोस्ट गुड फेथ, ये भी है। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट, यानी चालू खाता भी बनाया जाता है। रिलेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म इज एन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है ना, मालिक और स्वामी और एजेंट का रिश्ता होता है। सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ वह लाभ है जो कि सामान्य लाभ के ऊपर कमाया जाता है। इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, डेप्रिसिएशन, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी ख्याति पर ह्रास नहीं लगता। बाई प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना, उसके बाद तो ये आपका यहाँ तक रहा जो कि क्वेश्चंस आपको ठीक से करके जाना है। उसके बाद हम आएंगे आगे, ट्रू और फॉल्स बताएं जी। गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, गुडविल को बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है सर। ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड होती है। तो ये क्या है? गलत। इन पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 7, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 लोग। यहाँ पर कितना लिखा है? 7। तो ये भी क्या है? गलत। मोनोपोली यानी एकाधिकार से गुडविल कम हो जाती है। भैया एकाधिकार हो तो गुडविल बढ़ती है कि भैया हमारा ही नाम होगा? तो ये भी क्या है? गलत। गुडविल इज इन इंटेंजिबल एसेट विच शुड बी इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसे तुरंत राइट ऑफ यानी समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा गलत है। फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, गुडविल को मिलाएंगे किससे? गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट, तो गुडविल को मिलाएंगे 4th नंबर से। ठीक है,
रिटन पार्टनरशिप डीड, इसको किससे मिलाएंगे? रिटन पार्टनरशिप डीड को मिलाएंगे पार्टनरशिप डीड से, यानी थर्ड से। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड। करंट अकाउंट कब बनाया जाता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी, सॉरी यहाँ पर दो पार्टनरशिप डीड आ गए। इंटरनल लाइबिलिटी यानी पार्टनर्स लोन, ठीक है ना, पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये पार्टनर्स लोन ये आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग। अब बात करते हैं, एक वर्ड में आंसर दीजिए। कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, पार्टनर जो कैपिटल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? सोचिए, उनको कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। दूसरा सवाल है, इन विच कैपिटल अकाउंट मेथड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर, कौन से मेथड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हर साल हर बार चेंज हो जाता है? बताएं जी, कौन से मेथड में ऐसा होता है? कौन सी मेथड में ऐसा होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी परिवर्तनशील पूंजी ये विधि, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप इज इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच, पार्टनरशिप में कौन सा कानून लगता है? कौन सा लगता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद विच कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली कैपिटल अमाउंट इज इंटर्ड इन विच कैपिटल अमाउंट? फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है, यानी स्थायी पूंजी विधि में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल कैलकुलेशन अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला होगा? तो बताएं जी, कौन सा फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए प्लीज़, एंड इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और आगे की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा जल्दी ही, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Saurabh Singh Baghel, and in this video we are going to discuss and continue the objective series for the MP board student. ठीक है, तो हम क्लास 12 MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज जो बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो हम सीरीज बना रहे हैं, उनमें से ये चैप्टर 3 और 4 के लिए वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 और 4 के ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले आपको मिल चुका है वीडियो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब दोनों चैप्टर से 5 नंबर का, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर डैश 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 द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो के क्या होगा, ज्यादा होगा
इक्वल होगा, कम होगा, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्यादा होगा? बताएं। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जो गेन करेगा मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? बताएं जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और अगर आपको गेनिंग रेशियो निकाल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द राइट आंसर। ठीक, फिर इन विच केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डन, मतलब कौन से केस में साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ दीज, तो चारों सही होंगे, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन किसी भी दशा में हो सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2/3 के अनुपात में उनका प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 2:3 के। फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल रेशियो, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो? देखो जी, एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3। अब वो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा उनके बीच में? 1:1। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि सेक्रीफाइस किसने किया। तो अब देखें, एक्स का पुराना जो शेयर था वो था 2/5, इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का ओल्ड कितना था? 2/5 है ना, उसमें माइनस करेंगे 1/2, तो ये कितना आएगा? 10, 4 माइनस, ये आएगा 5, तो इसका आ जाएगा -1/10। मतलब x जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। तो y का कैलकुलेट करते हैं, तो y का था 3/5, अब उसका क्या होगा? हो गया 1/2, तो इसका फॉर आ जाएगा 10, और यहां पर आएगा 6 - 5, तो 1/10। तो y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 के अनुपात में, तो क्या होगा? y इज सेक्रीफाइसिंग 1/10, और गेन कौन कर रहा है? x 1/10 में। ठीक है, क्योंकि इक्वल होता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, डैश 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 ऑफ पार्टनरशिप इज अ चेंज ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। बताएं जी। रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या आएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू बी पेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए। सॉरी द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू बी पेड बाई, कौन पे करेगा? मतलब जैसे यहां पर आप देखें, वाई ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तो वाई को कंपनसेशन कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है जो गेन कर रहा है, यहां पर एक्स गेन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द गुडविल ऑफ डैश 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 गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो, जितना गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है उसी प्रपोर्शन में वो क्या करेगा? गुडविल को कंपनसेट करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रपोर्शनेट। क्या लिखेंगे? प्रपोर्शनेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। डेथ ऑफ पार्टनर विल अफेक्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब डेथ की वजह से क्या हो सकता है? पुनर्गठन हो सकता है, तो ये सही है। एडमिशन ऑफ पार्टनर विल अफेक्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है, एडमिशन से भी हो सकता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ये भी सही है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बताएं रिटायरमेंट होगा तो भी तो साझेदारी में चेंज आएगा, तो ये गलत है। सरेंडर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग, मतलब जो अपना प्रॉफिट जितना छोड़ देता है उतना ही सेक्रीफाइस है, सही बात है, ठीक है। तो ये था आपका
ट्रू एंड फॉल्स। अब आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बताओ ये किसका फॉर्मूला है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसमें है? दूसरे में है। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो पहला। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो ये फोर्थ हो गया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी त्याग करने वाला साझेदार कौन होगा? जिसका प्रॉफिट में शेयर कम होगा, पहले ज्यादा था अब उसे कम मिलेगा। एंड एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये हो गया सही जोड़ी। अब आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज द राइट द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, वेयर इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर। देखो मान लो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। अब ये तो प्रॉफिट 5 लाख रुपए ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा? दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों के पूंजी खाते में इसे हम हस्तांतरित कर देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, यानी त्याग का अनुपात हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होगा। गेनिंग रेशियो। ठीक है, एंड 2 रीजन दीजिए जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार है। कब कब हो सकता है? तो कई रीजन हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। पार्ट साझेदारी का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? एक हो सकता है एडमिशन, यानी कोई नया साझेदार हम ले आए, ठीक है ना, नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा डेथ, ठीक है ना, यानी साझेदार की मृत्यु हो गई। तीसरा रिटायरमेंट, ठीक है ना, तो भी क्या किया जा सकता है? साझेदारी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों बेसिकली चैप्टर मिला के हैं, तो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस पे चलना है। तो पहला है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखना, डिफरेंस इन दोनों में है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिटन इन, बताओ जी, जो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो कहां जाएगा? कैपिटल में भेजेंगे। अब कैपिटल में भेजेंगे तो कहां? प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिखे थे, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा था, लॉस होगा तो कैपिटल में कहां भेजेंगे? डेबिट साइड भेजेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। लॉस से क्या होता है? कैपिटल कम होती है, तो इसलिए डेबिट किया जाएगा कैपिटल में। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, बताएं जब कैश, नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो एंट्री क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही लिखते हैं ना। तो कैश को क्या करते हैं? डेबिट, तो क्या लिखेंगे? डेबिट कैश। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाया जाता है? डिसोल्यूशन ऑन फर्म, फर्म्स गेन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्लोजिंग द बिजनेस। कब बनाते हैं हम? जब नया पार्टनर आता है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू, बताएं जी, जब जो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे उसको कहां भेजेंगे? प्रॉफिट होगा तो कहां भेजेंगे? प्रॉफिट होगा तो कहां भेजेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखना। और कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस था तो डेबिट करते थे। उसके बाद बात करते हैं इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? बताएं जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसको बांटा जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करें ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ठीक है ना, देखें सवाल मैं करता हूं इसको। अब ये देखिए, ये करना पड़ेगा। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था? ए एंड बी का ओल्ड रेशियो था 3:1, ठीक है ना। अब सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4, ठीक है ना। तो सी का शेयर हो गया 1/4। अब टोटल शेयर कितना मानते हैं? 1, टोटल शेयर इक्वल टू 1, ठीक है। और सी का इसमें कितना हो गया? तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, मतलब शेष शेयर कितना बचा?
1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 तो सी ले गया, तो 4 एंड यहां 4 माइनस 1, 3/4 शेयर बचा। क्या बचा? 3/4 शेयर बचा। अब इसको क्या करेंगे, ए और बी किस रेशियो में लेंगे? 3:1 के रेशियो में। तो ए का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर कितना आएगा बताएं जी? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ठीक है, कितना? 9/16। और बी का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, कितना आएगा? 3/16। तो अब कितना हो गया? 9/16, 3/16 और ये कितना? 1/4। तो कितना आएगा? 16 इज द एलसीएम, ठीक है ना? 9, 3 एंड 4। तो 9:3:4 इज द न्यू रेशियो। तो 9:3:4 इज द न्यू रेशियो, ठीक है ना? इसमें टाइम लगेगा, ध्यान से समझ के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? ठीक है। उसके बाद बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ लेफ्ट पार्टनर्स। मतलब इंक्रीज होता है, गेनिंग रेशियो से क्या होता है? फायदा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएं कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट दोनों ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज फर्म्स प्रॉफिट। लाइबिलिटी में कम होना फर्म का क्या कहलाता है? प्रॉफिट है ये, ठीक है ना? उसके बाद व्हेन चेंज्ड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स, देन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? जब बताइए रिवैल्यूएशन जो हुआ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है, तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या बनाया जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है ना? उसके बाद राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट विद द, बताएं जी कौन से गुडविल के ऊपर किसका अधिकार होता है? ओल्ड पार्टनर यानी पुराने, ठीक है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स की बात करें, एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इफ द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताएं जी, अगर मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा है और रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो क्या हम एंट्री करते हैं? देखो, रिवैल्यूएशन में जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट किया है रिवैल्यूएशन को, तो यही कह रहे हैं कि डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एसेट सोल्ड, ये क्या है? गलत। एसेट सोल्ड बेचने पर थोड़ी बनाते हैं हम, तो एसेट्स की रिवैल्यू करने के लिए बनाते हैं। ऑन द पेइंग गुडविल प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर इफ इट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, on the paying goodwill premium by new partner it is transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio। बताओ, कोई गुडविल लाएगा तो ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान किया है उसी में गुडविल दिया जाएगा, तो ये क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ, रिजर्व को कुछ करते हैं क्या रिवैल्यूएशन में? हम रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी को ले जाते हैं, रिजर्व से कोई मतलब हमारा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताएं जी, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है? गलत, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, तो ये क्या होगा? तीसरा। AS26 किससे रिलेटेड होता है? गुडविल से रिलेटेड होता है। बेसिकली AS26 का नाम है AS26, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम होता है इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना? तो इसी में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? पहला। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? बताएं जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, तो दूसरा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड कैपिटल में लिखा जाएगा, कितना? ये फिफ्थ हो गया। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना? ये क्या हो गया? फोर्थ। ध्यान दीजिएगा एक बार और, अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। और अगर लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा?
डेबिट, ठीक है ना। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। ये बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको स्ट्राइक हो एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 एंड 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करना जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल, और इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड अकाउंट्स, ठीक है ना, जो आपकी अब एग्जाम होने वाला है 10 जून के आसपास, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की क्वेश्चन देखेंगे। इन दोनों चैप्टर को मिला के 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, या फिर जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकें और वो भी एग्जाम में अच्छा कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। What would be the annual rate of return, annual rate of interest if payable amount is not paid to the dead partner's legal executor? ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और हमने उसके लीगल एग्जीक्यूटर यानी वैधानिक प्रतिनिधि को पैसा नहीं दिया, तो कौन से रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6%, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अमंग whom इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बताएं, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, अब उसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सभी पार्टनर्स को बांटा जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो इट इज कॉल्ड, देखो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाया जाता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है? गेनिंग रेशियो का, ठीक है। ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को घटाना है, ठीक है। इसको पढ़ने में लोग गलत कर देते हैं, ओल्ड में न्यू घटा देते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विच पार्टनर। बताएं जी, गुडविल जो पहले से मौजूद है उसको किसके बीच में बांटा जाएगा? पुराने साझेदारों के बीच में। उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो। बताएं जी, कौन से रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो गुडविल जो होता है रिटायरमेंट के टाइम पर, जो गुडविल ऑलरेडी है उसको ओल्ड पार्टनर्स के में बांटा जाएगा। किस पार्टनर्स में बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 1:2:1/4:1/4 बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, न्यू रेशियो विल बी। देखो पुराना जो रेशियो है वो कितना है? 1/2 1/4 अनुपात 1/4, ठीक है ना। अब बी रिटायर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी, ये क्या था? ए, बी और सी, तो बी क्या हो गया? रिटायर। तो अब क्या हुआ? 1/2:1/4, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 2:1, ठीक है। तो नया रेशियो क्या होगा? 2:1, ठीक है। उसके बाद ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:1. सी रिटायर्स फ्रॉम फर्म एंड न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज 5:2. देन गेनिंग रेशियो विल बी, देखें ए बी सी पार्टनर है जिनका पुराना रेशियो क्या है? यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी सी पार्टनर है, पुराना रेशियो क्या है? 5:2:1. सी रिटायर हो गया, सी क्या हो गया? रिटायर। सी रिटायर हो गया तो नया रेशियो ए और बी के बीच में कितना है? 5:2, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है सी का जो शेयर है ये कौन से रेशियो में ले रहे हैं, 5:2। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा बताएं जी, गेनिंग रेशियो भी 5:2 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है ए और बी का, तो सी का शेयर ये 5:2 के रेशियो में ही लेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू, लाइफ इंश्योरेंस का जो रिजर्व फंड होता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन इन द बैलेंस शीट व्हेन एक्सपेंसेस मेड ऑन पॉलिसी इज ट्रीटेड एज, बताएं, कैपिटल एक्सपेंस। देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को या अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, और अगर कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे तो कहां लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आगे चलते हैं, ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, बेसिकली ये गेनिंग रेशियो है, ठीक है ना, गेनिंग रेशियो, ठीक। ट्रू, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज गिवन टू ओनली रिटायरिंग पार्टनर। बताएं जी, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है रिवैल्यूएशन का वो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं क्या, नहीं, सभी पार्टनर को दिया जाता है, तो ये गलत है। ए बी सी पार्टनर 3:2:1, बी रिटायर हो गया, उनका शेयर कितना होगा बताएं, न्यू रेशियो कितना होगा, 3:2 लिखा है इसमें, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों, देखो ए बी सी 3:2:1, कौन रिटायर हो गया, बी, तो ए और सी का रेशियो जो होगा 3:1 का होगा, ठीक है। तो ये 3:2 गलत है। रिटायरिंग पार्टनर हैज नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल पे राइट नहीं होता, होता है, वो जब तक रहता है तब तक की गुडविल पे उसका अधिकार होता है, तो ये क्या है, गलत। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हैज नो सरेंडर वैल्यू, इनका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता, ट्रू। नहीं सॉरी, इसका सरेंडर वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, इसका सरेंडर वैल्यू हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है ना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू हो सकता है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर हम सरेंडर करें पॉलिसी तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसको माइनस करके दिखाते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अमाउंट से, ठीक है। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का समापन। पहला है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विच अकाउंट इज ओपन। बताएं जी, फर्म जब समापन होता है फर्म का तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो राइट आंसर इज ए, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, बताएं जी, कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां भेजा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है तो इसको कहां भेजेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट क्या किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, पार्टनर, बताएं जी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान देंगे, एक होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, और एक होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। देखो इंसॉल्वेंसी दो तरह की होगी, इसमें एक पार्टनर एक में होता है और एक में एक को छोड़कर सभी, ठीक है। तो जब एक पार्टनर होगा तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंट ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, किसी एक घटना के घटित होने पर साझेदारी का समापन। लेकिन जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं एक को छोड़ के तो इसको बोलते हैं कंपलसरी। क्या बोलते हैं, कंपलसरी, यानी अनिवार्य समापन, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लाइबिलिटी पे की जाती है, बताएं, फर्म के डिसोल्यूशन पे, फर्म के समापन पर एक्सटर्नल यानी बाह्य दायित्वों का भुगतान सबसे पहले किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजर्व्स एंड फंड्स आर ट्रांसफर टू, रिजर्व और फंड को कहां लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल। द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट एट, एसेट्स को, संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से मूल्य पे लिया जाता है? बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य। और आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म कैन ट्रांजिट देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस, वो अपना बिजनेस चला सकते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट इज शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट। बताएं जी, अगर कोई एसेट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वो उससे पैसा मिला तो कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन में लिखेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन। जब फर्म बंद होती है तो बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑन डिसोल्यूशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताएं, जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या करते हैं? क्या एंट्री लिखते हैं? डेबिट करते हैं रियलाइजेशन में, क्योंकि एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बताएं, कोई अंतर नहीं है क्या फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में? गलत है, अंतर है। फर्म के समापन पर बिजनेस चलता रहता है, जबकि साझेदारी के समापन पर बिजनेस क्या होता है? बंद हो जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। साझेदारी के समापन पर बिजनेस क्या होता है? चलता रहता है, जबकि फर्म जब बंद होती है तो बिजनेस भी क्या होता है? बंद हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड मेनी टाइम्स इन लाइफ ऑफ फर्म। बताएं, रियलाइजेशन अकाउंट कितनी बार बनाया जाता है? एक बार। ठीक, जैसे मौत एक बार होती है वैसे रियलाइजेशन अकाउंट भी एक बार। तो कई बार बनाया जाता है, ये कहना गलत है। क्या इंसान कई बार मरता है जिंदगी में? नहीं, एक ही बार मौत होती है। इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट भी एक बार ही बनाया जाता है। उसके बाद जोड़ी बनाए, मैच द फॉलोइंग। रियलाइजेशन अकाउंट बताएं कब बनाया जाएगा? इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसका होगा दूसरा। सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बताएं क्या होता है? सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप फर्म डील करता है डिसोल्यूशन से। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? बैंक लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्स्ट पेमेंट यानी डिसोल्यूशन के बाद पहला पेमेंट कब किया जाता है? बताएं जी, किसको किया जाता है? थर्ड पार्टी यानी फोर्थ, इसके सामने ही है। एंड पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो ये फिफ्थ। ठीक है। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। व्हेन लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर आर मोर देन हिज एसेट्स देन ही इट इज कॉल्ड। बताएं, जब किसी पार्टनर की लाइबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो, मतलब उसके पास 1 लाख की एसेट है और लाइबिलिटी मान लो 5 लाख की है, तो भैया वो अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकता, तो वो कहलाएगा इंसॉल्वेंट। क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। बताएं जी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर किसी समय के घटित हो जाने पे हो जाती है तो इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, यानी किसी निश्चित घटना के घटित होने पर फर्म का समापन। उसके बाद एट विच वैल्यू ऑफ एसेट्स, एट विच वैल्यू द एसेट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पुस्तक मूल्य। ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म एंड और ऑल सॉरी व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन इट इज? बताया था मैंने अभी, या तो सभी पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, या फिर एक को छोड़ के सभी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कंपल्सरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी अनिवार्य समापन। उसके बाद व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपनड, कब बनाया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फर्म के बंद होने पर बनाया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद कंपनी और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फीडबैक बताएं, अपने डाउट्स भी कमेंट करके जरूर पूछ लें आप। ठीक है, और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।